नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज रांची से परेशान करने वाली खबर आई है। सरकारी भर्तियों के एग्जाम में घोटालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स ने आज झारखंड सरकार को लोकतंत्र की ताकत दिखाई। प्रदर्शनकारी सारी बाधाओं को पार करके झारखंड विधानसभा के परिसर में पहुंच गए। हालांकि छात्रों के साथ नरम रुख अपनाने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर संभव कोशिश की। बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार रखे, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, टीयर गैस शेल्स फायर किए, दर्जनों छात्र घायल हुए। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई, लेकिन सरकार छात्रों को रोक नहीं पाई। स्टूडेंट्स के रुख से हेमंत सोरेन की सरकार प्रेशर में आ गई। जिस वक्त छात्र सड़कों पर थे, उसी वक्त जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते की गिरफ्तारी की खबर आई। जेपीएससी के 3 बड़े अफसरों से इस्तीफा ले लिया गया। सरकार ने दावा किया कि उसने स्टूडेंट्स की सभी जायज मांगे मान ली हैं। जेपीएससी के 3 एग्जाम सरकार ने रद्द कर दिए हैं। टीडीपीएल ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उन सबकी जांच की जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार का दावा है कि सरकारी भर्तियों में घोटाले के आरोपों की जांच सीआईडी कर रही है। इन केसेस की जांच ईडी से भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए छात्रों को अब आंदोलन वापस लेना चाहिए। लेकिन सवाल है कि हेमंत सोरेन की सरकार घोटालों की जांच सीबीआई को देने से क्यों घबराती है। एल ख्यांगते का हेमंत सोरेन के साथ क्या कनेक्शन है? इस रिटायर्ड आईएएस अफसर पर हेमंत सोरेन इतने मेहरबान क्यों रहे? जिन अफसरों ने इस्तीफा दिया, उनका इस घोटाले से क्या कनेक्शन है? टीडीपीएल को सरकारी भर्तियों के एग्जाम कराने का ठेका देने के एवज में किसने कितनी रिश्वत ली? कमीशन का पैसा कहां कहां पहुंचा? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन पहले बात करते हैं छात्रों के विधानसभा मार्च की। इस वक्त भी रांची में भारी तनाव है। इस वक्त भी हजारों स्टूडेंट सड़कों पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले झारखंड पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक बार फिर लाठीचार्ज किया। पिछले 10 घंटों में यह चौथा लाठीचार्ज है। असल में पुलिस विधानसभा परिसर में घुसे छात्रों को वापस जाने को कह रही थी। छात्रों ने पुलिस की बात मानी। वो विधानसभा परिसर से बाहर आ गए, लेकिन वापस नहीं गए। विधान भवन के गेट नंबर 1 के पास धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि वो यहां से तभी हटेंगे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां आकर छात्रों से बात करेंगे। कुछ देर तक छात्र वहां बैठे रहे, लेकिन इसके बाद अचानक पुलिस एक्टिव हुई। स्टूडेंट्स को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करने लगी। छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के रुख से छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार डंडे के बल पर उनकी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन अब झारखंड के नौजवान डरने वाले नहीं हैं। वो अपना हक लेकर ही रहेंगे। महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, छूट देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लिख कर जाएंगे। जब भगदड़ हुआ, हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि मेरा पैर मुचका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पिन आया हुआ है। अगर फ्यूचर में अगर मेरे पैर में कुछ होता है तो झारखंड सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी या ये जो पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी?
आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है तो अपना बर्थडे पार्टी में वो व्यस्त है। हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कभी सूख रहे हैं और ऊपर से लाठीचार्ज भी हो ही गया। और इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात है, हम लोग भी कानून जानते हैं, कोई भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी। बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे। अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका एलचार बेलचा से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, डायरेक्ट लाइन के मारने की कोशिश के मारे, डायरेक्ट लाइन के पूरा हजारों लाखों हजारों सैनिक पूरे छावनी में तब्दील करके मारने का भगाने का किया। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, जिसका जिक्र छात्र कर रहे थे। छात्र पूछे क्या यही हमारा रिटर्न गिफ्ट है? झारखंड विधानसभा के आसपास इस समय क्या माहौल है? क्या प्रोटेस्टर अभी भी वहां हैं? प्रोटेस्ट करने वालों की रणनीति क्या होगी? इस पर अपडेट के लिए हम रांची चलते हैं और रांची में इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर मौजूद हैं। अभय, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या देख पा रहे हैं आप? रजत जी, ये गेट नंबर 1 है विधानसभा परिसर के बाहर का मेन गेट, जो एंट्रेंस रोड है। यहां पर लगभग 150 से 200 छात्र जो हैं वो बैठ गए थे और सीधा ये कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ हेमंत सोरेन से बात करनी है। जब तक हेमंत सोरेन बात नहीं करेंगे वो लोग यहां से नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया। तकरीबन 150-200 लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और उनको यहां से खदेड़ा गया। अभी अंदर सर्च चल रहा है। 10-15 लोग और बताए जा रहे हैं जिनको धीरे धीरे करके यहां से बाहर निकाला जा रहा है विधानसभा परिसर से। यहां से बाहर निकलने के बाद जितने छात्र हैं उन सबका यह कहना है कि जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है, जहां पर लगभग 16 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, वहां पर ये छात्र पहुंचेंगे। कुछ छात्र वहां पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। और जो एक छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, क्योंकि वो भी अपने कुछ साथियों के साथ इसी परिसर में विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 के पास प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए थे, उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। और अभी यह जानकारी मिली है कि फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनको सदर जो यहां का अस्पताल है वहां पर एडमिट करवाया गया है। तो फिलहाल रजत जी 10 से 15 छात्र और अंदर हो सकते हैं, जिनको लेकर सर्च अभी अंदर किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सभी छात्रों को यहां से बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 150 से 200 छात्रों पर लाठियां चलाई गई और अब सब धीरे धीरे जयराम मुंडा स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब कुछ छात्रों को चोटें भी लगी हैं इस लाठीचार्ज में। जी बिल्कुल रजत जी, कुछ छात्रों को चोटें लगी हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने निशान हमें दिखाए, पैरों पर, हाथों पर। कई छात्रों के लाठियों से चोट लगी है और जैसे ही लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज के दौरान जो भगदड़ मचती है उसमें कई छात्र सड़क पर गिर गए, फुटपाथ के किनारे पर गिर गए। तो कई ऐसे छात्र हैं जिनको चोटें आई हैं और यहां से ना उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। चोटें लगने के बाद भी छात्रों को यहां से खदेड़ा गया और किसी तरीके से यहां से छात्र निकले हैं। और अभी भी कुछ छात्र बताए जा रहे हैं। और जो स्टेडियम है जहां पर तकरीबन 16 दिन से आंदोलन चल रहा है, वहां पर जैसे जैसे छात्र पहुंच रहे हैं तो वहां पर अपना इलाज जो वॉलंटियर्स हैं वही उन छात्रों का इलाज भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लाठी जरूर चलाई गई, लेकिन इलाज ये स्टूडेंट अपने वॉलंटियर्स के जरिए खुद ही अपना करवा रहे हैं। अब आप वहीं मौके पर बने रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और आप अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रांची में आज विधानसभा के आसपास का इलाका दिन भर जंग का मैदान बना रहा। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस और छात्रों के बीच रुक रुक कर झड़प होती रही। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 17 दिन से धरने पर बैठे छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की कॉल दी थी। सरकार ने छात्रों की मांगे नहीं मानी। टीडीपीएल कंपनी जो एग्जाम कराए थे उन सारी परीक्षाओं को रद्द करने से इनकार कर दिया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति नहीं जताई। इसलिए हजारों छात्र तिरंगा लेकर विधानसभा की तरफ निकल पड़े। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को रोकने के लिए भारी पुलिस तैनात की थी। पुराने विधानसभा से नए विधानसभा भवन तक
5 किलोमीटर की दूरी है। इस रूट पर छात्रों का मार्च निकलना था। पुलिस ने 5 अलग अलग जगह बैरिकेड लगाए। बैरिकेड पर कटीले तारों की बाड़ लगा दी। सरकार को लग रहा था कि स्टेडियम में धरना देने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ सैकड़ों की संख्या में होंगे, इसलिए मार्च के दौरान ज्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, पूरे झारखंड से हजारों स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। प्रदर्शनकारी 3 बैरिकेड भी उठाकर ले गए। जब प्रोटेस्टर विधानसभा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे तो पुलिस ने अपना रुख बदला। इसी दौरान 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस में आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए। इससे स्टूडेंट का जोश बढ़ा। प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने सख्ती की। छात्र डटे रहे, विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने सबसे पहले टीयर गैस के गोले दागे। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। क्योंकि छात्रों को यह अंदाजा नहीं था कि सरकार की तरफ से इस तरह की सख्ती बरती जाएगी, इसलिए उन्होंने बचाव के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया था। जैसे ही टीयर गैस का धुआं इलाके में फैला तो प्रदर्शनकारियों का दम घुटने लगा, आंखों में जलन होने लगी, छात्र इधर उधर भागने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद रिपोर्टर से पानी की बोतल्स लेकर आंख और मुंह धोया। आगे में बहुत ज्यादा हाँ, आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। हाँ, बिना बोले टीयर गैस चला दिया हम लोग पे। हाँ, अरे वार्निंग ने कोई नहीं दिया, बोल के हम लोग आ जाते। ये पूरा तानाशाही है, छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे हैं धंधा, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? बताइए, ये पूरा तानाशाही है। कब तक चलेगा तानाशाही? हम लोग के लिए कौन लड़ेगा? बताइए भैया आप लोग। पूरा जल रहा, पानी मारा भी आराम है। ये सरकार इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये हमें स्टूडेंट्स नहीं, हमें टेररिस्ट समझती है। मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, बहुत दूर खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा। मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड 2022 में एक्सपायर्ड थी। 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, इतनी बिक चुकी है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। छात्रों की संख्या ज्यादा थी। कुछ आंदोलनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस वाले सामने डंडा लेकर खड़े थे। बैरिकेड के पीछे सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले राइट कंट्रोल गियर में थे, पूरी तैयारी के साथ। जैसे ही छात्रों ने बैरिकेड को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज में दर्जनों छात्र घायल हुए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा तो किसी की पीठ पर दर्जनों लाठियां पड़ी। कुछ छात्र मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। प्रोटेस्टर्स ने ही अपने घायल साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, हजारीबाग से है। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो 1000 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। सरकार की तरफ से पुलिस को क्लियर ऑर्डर थे कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स किसी भी तरह विधानसभा के करीब नहीं पहुंचने चाहिए। इसलिए पुलिस की तरफ से कई लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बैरिकेडिंग, टीयर गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन। पुलिस ने हर उस तरीके का इस्तेमाल किया जो पुलिस कर सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने छात्रों के साथ हुई ज्यादती का मजाक उड़ाया। इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में आज बहुत गर्मी थी, इसलिए कई आंदोलनकारी छात्र पानी की बौछार को एंजॉय कर रहे थे। जिस प्रकार वो आंदोलन कर रहे थे, एक बैरियर आपने तोड़ दिया, दोबारा तोड़ दिया, तीसरी बार तोड़ दिया, चौथा बार तोड़ दिया। उसके बाद हमारी सरकार ने, हम लोगों ने क्या किया? पानी के फुहारे छोड़े। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, गर्मी है, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे ने सरकार बनाई है और हम सरकार से, हम बच्चों के बीच से ही हम भी आते हैं, हम भी यूथ हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी यूथ हैं, तो हम आपसे बाहर नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट आउट ऑफ यू। आप बात कीजिए, रास्ता निकालिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज के आपने देखा होगा, हम लोग पीसफुली, हमारे पुलिस को पिटा गया। बताइए, कई पुलिस जख्मी घायल हैं। अभी हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, अभी हम इलाज करवा रहे हैं सबका। अब बताइए, एक भी बच्चे घायल हुए हैं क्या? ये बार बार मैं कहना चाहता हूं, ये झारखंड है, ये भाजपा की सरकार नहीं है। हम अपने बच्चों पर आप आवाज दे रहे हैं, आप थोड़ा कानून को भी आपने हाथ में लिया, लेकिन फिर भी हम लोग आपके साथ हैं। हमने आप पर गोलियां नहीं चलाई, बंदूक नहीं दागे, हमने आपका जान नहीं लिया। यही संवेदनशील सरकार है। आप कानून हाथ में लिए, लेकिन फिर भी हम लोग चुप रहे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनकी मांग जो है हम पूरा करेंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग घुस गए थे उसमें, शांतिपूर्व आंदोलन को भंग करना चाह रहे थे, बदनाम करना चाह रहे थे। इरफान अंसारी का यह कहना कि छात्र वाटर कैनन को एंजॉय कर रहे थे, शर्मनाक है। उनका यह कहना कि हमने छात्रों पर एहसान किया कि उन पर गोली नहीं चलाई, निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। इरफान अंसारी मान रहे हैं कि छात्रों का प्रोटेस्ट पीसफुल था, फिर साथ साथ कह रहे हैं कि छात्रों के बीच में बीजेपी ने अपने गुंडे घुसा दिए और इन्हीं गुंडों की वजह से हिंसा हुई। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो लोग आंदोलन में शामिल हैं वो सब छात्र हैं। हेमंत सोरेन की सरकार आंदोलन को बीजेपी से जोड़कर छात्रों के सत्याग्रह को बदनाम करना चाहती है। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस पर हमला किया, इसलिए सख्ती करनी पड़ी। लेकिन आंदोलन के दौरान सैकड़ों कैमरे मौजूद थे। आजकल तो हर किसी के हाथ में कैमरा होता है। कोई छात्र पुलिस पर पत्थर फेंकता हुआ तो दिखाई नहीं दिया। किसी कैमरे से एक भी तस्वीर ऐसी नहीं आई। पुलिस ने जब छात्रों पर लाठियां चलाई, जब टीयर गैस छोड़ी, उस वक्त कुछ छात्रों ने पुलिस वालों के ऊपर प्लास्टिक की पानी की बोतल जरूर फेंकी, बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने बार बार यही इल्जाम लगाया कि हिंसा की शुरुआत छात्रों की तरफ से हुई। छात्रों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए, इसलिए पुलिस को आत्मरक्षा में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखिए 90% स्टूडेंट्स पीसफुल हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। और इतनी भीड़ में अगर
700 से 1000 स्टूडेंट अगर ऐसे आ जाएं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सुनने को वो लोग तैयार नहीं हैं, और वो पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेडिंग पे प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, रिक्वेस्ट भी करेगी, लेकिन वो तोड़ के भी आगे आ गए हैं। ये बैरिकेडिंग भी पूरी तोड़ दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है। अभी भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धक्का देकर जो है दोबारा से पुलिस फोर्स को, आप देख पाएंगे कुछ जगह उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं पुलिस फोर्स के ऊपर। फिर भी हमने मतलब मिनिमल 30 सेकंड तक थोड़ा हमने एग्रेशन दिखा के उसके बाद फिर से रिस्ट्रेंट ही हमने लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे भाई बंधु ही हैं। हम अभी भी यही अपील करेंगे, आप लोग पीसफुल रहिए। अब इतने डिवाइडेड हो गए हैं स्टूडेंट्स की वो किसी की सुनने को रेडी नहीं है। हमारी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और ये पत्थर ना फेंकें, पुलिस के ऊपर हमला ना करें। लेकिन इरफान अंसारी के बयान से और पुलिस के लाठीचार्ज से प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त नाराजगी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत को लेकर जो ट्रस्ट, जो भरोसा बना था वो टूट गया है। छात्रों पर जुल्म करने वाली झारखंड सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी। देवेंद्र महतो ने कहा अगर इस केस की सही से जांच हुई तो इसकी आंच सीधे मुख्यमंत्री तक जा सकती है। आज का इस प्रोटेस्ट को नहीं सुनते तो समझ रहे हैं क्या मैसेज जाएगा विश्व स्तर पर? क्या निरंकुश सरकार है, क्या कायरता है सरकार पे, कितना डरपोक है सरकार। इतना ज्यादा छात्र का आवाज को दबा देना जो पूरे देश ही नहीं पूरा दुनिया में गूंजा, यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं। इसका जांच होगा तो तभी ये बात नहीं सुना जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री का आप जांच करिए ना। जिसको फंसना फंसेगा, आपको क्या चिंता है? जनता जो कुर्सी दिया है, ये जनता जो आपको सत्ता पे बैठाया है, इससे बड़ा चिंता किसको कर रहे हैं? कोई फंसे, आपका साला फंसे, ससुर फंसे, चाहे आपका ससुराल वाले फंसे, इसका चिंता नहीं करना है मुख्यमंत्री जी। घोषणा करिए, छात्र को संतुष्ट करिए। ये आग जो लग चुका है ना, ये आग अब बुझने वाला नहीं है। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर आज राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। झारखंड में जो हो रहा है इस पर उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया। कांग्रेस झारखंड की गठबंधन सरकार में शामिल है, इसलिए रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब तक राहुल गांधी बचकर निकल रहे थे, लेकिन आज जब सवाल पूछा गया तो उन्हें कहना पड़ा कि पीसफुल प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज के वो खिलाफ हैं, फिर चाहे ऐसा करने वाली सरकार किसी भी पार्टी की हो। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ खाना पूर्ति है, इसीलिए बीजेपी नेताओं ने तुरंत राहुल गांधी को घेरा। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि रांची में छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जिस तरह बैरिकेड पर कटीली तारें लगाई गई, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, वो सरकार वहां चला रहे हैं, क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। हेमंत सोरेन पर छात्रों का जबरदस्त प्रेशर है। आज जब रांची में छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त खबर आई कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के एग्जाम में घोटालों की जांच करने वाली सीआईडी ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जेपीएससी के 3 मेंबर से इस्तीफा ले लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की मेंबर अजीता भट्टाचार्य और अनीमा हंसदा के अलावा जमील अहमद ने इस्तीफा दिया।
गवर्नर ने तीनों का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर भी कर लिया। नोट करने वाली बात यह भी है कि आयोग की मेंबर अजीता भट्टाचार्य हेमंत सोरेन के करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ हैं। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जबील अहमद पर सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं। आज सीआईडी ने अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ की। अनीमा हंसदा को कल और जबील अहमद को परसों पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा उंगलियां जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते पर उठी हैं। जैसे ही छात्रों ने जेपीएससी में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो 22 जुलाई को ख्यांगते ने जेपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीआईडी ने उनसे 3 राउंड पूछताछ की और आखिरकार आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ख्यांगते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी हैं। पहले वो झारखंड में राज्य चुनाव आयोग के सीईओ थे। झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद हेमंत सोरेन ने ख्यांगते को जेपीएससी का चेयरमैन बना दिया। इस मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान ख्यांगते के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अभय तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। टीडीपीएल को झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती के एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका ख्यांगते की मेहरबानी से ही मिला था। अभय तिवारी ने खुद 12 एग्जाम क्लियर किए। पता चला कि इस शख्स ने पूछताछ में बताया कि टीडीपीएल को एग्जाम्स का ठेका दिलाने के एवज में ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। यह भी तय हुआ था कि एग्जाम कंडक्ट कराने के एवज में झारखंड सरकार टीडीपीएल को जो भुगतान करेगी उसमें से 20% कमीशन ख्यांगते को मिलेगा। अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया कि ख्यांगते की तरफ से सारी डीलिंग उनका कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार करता था। धर्मेंद्र को भी रिश्वत के तौर पर 25 लाख रुपए दिए गए। इस वक्त धर्मेंद्र भी सीआईडी गिरफ्त में है। जैसे ख्यांगते की गिरफ्तारी हुई तो बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला किया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बर्खास्त अध्यक्ष ख्यांगते जी गिरफ्तार हो गए। ख्यांगते ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हरवाने की पूरी कोशिश की थी। उनके ऊपर केस कर दिया था। तब ख्यांगते झारखंड के चुनाव अधिकारी थे। निशिकांत दुबे ने कहा कि विधि का विधान देखिए, जिस पार्टी को जिताने के लिए ख्यांगते ने उनके खिलाफ साजिश रची, उसी सरकार ने आज उनको जेल भेजा। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस घोटाले में झारखंड की पूरी सरकार शामिल है, इसीलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराना जरूरी है। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है, आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। अपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर छात्रों के साथ बात अटकी हुई है। आज इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई। देश में जितने भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, अब उन सारे केसेस की जांच ईडी करेगी। इस खबर पर अपडेट के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया के पास। अतुल, क्या आप बता सकते हैं ईडी की जांच के बारे में? संक्षेप में बताएं। देखिए रजत जी, जितने भी देश के अंदर जितने भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसमें केंद्र सरकार ने साफ आदेश ईडी को दिया है कि जहां जहां भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसकी जो तहकीकात है वो ईडी करे। यही कारण है कि ईडी ने, चाहे वो बीजेपी की जहां पे सरकार हो, चाहे
दूसरे राज्यों में जो बाकी स्टेट के अंदर सरकार है वहां पर सभी मामलों की जांच अब ईडी करेगी। जहां तक गिरफ्तारी की अगर हम बात करें कि जो आज ईडी के जो सीआईडी ने जो गिरफ्तारी की है उनको उससे भी पूछताछ जो है वो ईडी करेगी, क्योंकि पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन है उससे पूरा लिंक उनका सामने आया है, वो पूछताछ जो है वो ईडी करना चाहती है। यही कारण है कि ईडी का ये कहना है कि मानसून सत्र के बाद वो पूरे एक्शन मोड में आएगी। जहां जहां भी पेपर लीक हुआ है उसमें साफ आदेश ये दिए गए हैं कि तुरंत ईडी जो है इस मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज करे। कई मामलों के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके अलावा जो नीट यूजी जो मामला था, नीट यूजी पेपर लीक मामला, उसके अंदर अब जल्द ही जो ईडी है वो इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज करेगी। तो मानसून सत्र खत्म होने का भी वेट किया जा रहा है। आज ईडी के टॉप ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई थी तो उनका यह कहना था कि जो सारी जो एफआईआर है उनको टेक ओवर किया गया है, उन सभी एफआईआर को ले लिया गया है, पूरी मामलों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बाद जहां जहां भी जरूरी होगा जो मेन गिरफ्तारियां जो बाकी स्टेट्स के अंदर जो वहां की पुलिस है, सीआईडी है, उन्होंने की है, उसके बाद उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन जब झारखंड के मुद्दे की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार से संबंध रहा है, और क्योंकि यह बात कही जा रही थी कि लगातार यह बात हेमंत सोरेन की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से की जा रही थी कि ईडी से वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन ईडी का यह साफ कहना है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली थी। और क्योंकि जहां जहां भी मामले दर्ज हुए उसमें अधिकार है ईडी को इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करने का, वहां पर जो ईसीआईआर है वो दर्ज की गई है और जल्दी जब मानसून सत्र खत्म होगा तो उसके बाद ईडी एक्शन में दिखेगी और जो गिरफ्तारियां पहले की गई हैं उनको फिर गिरफ्तार किया जाएगा। और पूरी मनी ट्रेल, किस तरीके से पैसा आया गया, किन किन लोगों के पास पैसा गया, क्या झारखंड सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी जांच जो है वो ईडी ने करनी है। तो अब क्योंकि कई मामलों में ईसीआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी मामलों में भी जो प्रोसेस है ईसीआईआर दर्ज करने का वो किया जा रहा है। जी रजत जी। अतुल भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। झारखंड में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड्स जायज हैं, प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। छात्रों ने ना किसी को गालियां दी, न रील्स बनाई, न किसी पुलिस वाले पर हमला किया। फिर भी पुलिस ने 10 घंटे में 4 बार लाठियां चलाई, 10वीं बार टीयर गैस शेल्स चलाए। विधानसभा शहर से दूर है, वहां पहुंचना मुश्किल काम है, तो भी हजारों छात्र वहां पहुंच गए। इससे लगता है कि आंदोलन को जेन्युइन छात्रों का सपोर्ट मिला है। 17 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं। न किसी ने जोमेटो से खाना पहुंचाया, न किसी ने आसपास रात बिताने का इंतजाम किया। और राहुल गांधी बस ये कहकर काम चला गए कि वो लाठीचार्ज के खिलाफ हैं। राहुल भूल गए कि हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस पार्टनर है। सीएम से कहकर छात्रों की मांगें मनवाई जा सकती हैं। छात्रों ने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब आरोप सरकार पर हो तो सीआईडी की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सीबीआई की जांच में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब बात करते हैं दिल्ली की सियासी गर्मी की। पार्लियामेंट में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में हुई हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान पर अड़ा है। क्योंकि अब मॉनसून सत्र में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल पास करवाना चाहती है, इसलिए आज सरकार ने विपक्ष के नेताओं से फिर बात की। विपक्ष के नेताओं से कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा का जवाब अमित शाह ही देंगे, लेकिन विपक्ष हंगामा बंद करे, चर्चा शुरू होने दे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो उठाएं, जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछें और फिर बहस का जवाब सुनने के लिए तैयार रहें। रिजिजू ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी बात रख लो और अमित शाह के जवाब के दौरान हंगामा करो या वॉकआउट कर दो। मैंने बीएससी में भी बता दिया कि छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का, सरकार का जवाब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या
हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है, ऐसा नहीं होगा। चर्चा करना है तो सही तरीके से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार किसी चर्चा से, किसी भी मुद्दे से पीछे हटता नहीं है और आगे भी हम नहीं हटेंगे। विपक्ष की मांग पर सरकार जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी उस पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। विपक्ष के नेता होम मिनिस्टर से जवाब की मांग कर रहे थे। सरकार ने ये मांग भी मान ली, लेकिन इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने फिर गोल पोस्ट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं करनी है, अमित शाह सदन में आकर बयान दें, सिर्फ इतना बताएं कि छात्रों पर पुलिस एक्शन उनके आदेश पर हुआ या नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों पर हुए अत्याचार के लिए माफी मांगे। उसके बाद ही सदन की कार्रवाई चलने दी जाएगी। होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। राहुल गांधी ने नई मांग रख दी तो किरण रिजिजू ने सख्त लफ्जों में जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी डरपोक हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, अब राहुल गांधी का ड्रामा नहीं चलेगा। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। गृह मंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं और राहुल गांधी भाग नहीं सकते। देखिए, चर्चा मांग करके भाग जाना, ये तो डरपोक ही करते हैं। डरपोक कौन होते हैं? जो चर्चा मांगते हैं और जब जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर भाग जाते हैं और सुनते नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। इसके बाद जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर हमला किया। नड्डा ने कहा, अब तो इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ हल्ला मचाना है। वो सरकार पर कीचड़ उछालते हैं और भाग जाते हैं, अब ये नहीं चलेगा। नड्डा ने कहा कि सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा से नहीं डरती। विपक्ष की मांग पर संसद में एसआईआर पर बहस हुई, महंगाई पर चर्चा हुई, मिडिल ईस्ट के हालात पर बात हुई, लेकिन हर बार विपक्ष के नेता अपनी बात कहते हैं और जब मंत्री जवाब देने लगते हैं तो हंगामा करने लगते हैं। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी। जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे, इस बात पर अड़े। देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा
हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को, सदन को बाधित कर रहे हैं। और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो। आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी, तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। संसद चलनी चाहिए, विपक्ष सवाल पूछे, अमित शाह जवाब दें, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी की बातें सुनकर लगता है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि अमित शाह लोकसभा में आकर छात्रों के आंदोलन और पुलिस के एक्शन से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जब अमित शाह तैयार हो गए तो राहुल गांधी को लगा कि अगर अमित शाह ने सारी बातों का कन्विंसिंग जवाब दे दिया तो फजीहत होगी, इसलिए अब नई शर्तें लगा दी गई हैं। राहुल सवाल पूछना चाहते हैं पर जवाब क्या हो यह भी डिक्टेट करना चाहते हैं। पर जो लोग सवाल पूछते हैं उनमें जवाब सुनने का धैर्य और साहस दोनों होना चाहिए। जो लोग चढ़ावा चोरी को सियासी इशू बना रहे हैं, राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अयोध्या से आई एक अच्छी खबर मैं आपको बताता हूं। आज मंदिर के एक सेवादार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। सेवादार को हीरे से जड़ा सोने का एक हार मंदिर के परिसर में मिला। इस हार की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन सेवादार ने इसे अपने पास नहीं रखा। जिस महिला का हार था उसे ढूंढा और उसका हार वापस लौटाया। असल में मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आई थी। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। इस महिला का हार टूटकर गिर गया। उसे पता ही नहीं लगा। जब भीड़ कम हुई, गैलरी के साफ सफाई का काम चल रहा था, तो मंदिर के सेवादार ध्रुवेश मिश्रा को गोल्ड चेन मिली। ध्रुवेश मिश्रा सोने की चेन लेकर पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर ऑफिस में गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया। जिस महिला का हार खोया था वो भी मंदिर के पूरे रास्ते में अपना हार खोज रही थी। पुलिस का अनाउंसमेंट सुनकर निर्मला देवी पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर पहुंची। पुलिस ने महिला का वेरिफिकेशन किया और फिर 20 लाख का हार उसे वापस कर दिया। खोया हुआ हार वापस मिलते ही महिला इमोशनल हो गई। उसने बताया कि ये उसे उसके पति ने गिफ्ट किया था। उसके पति अब दुनिया में नहीं है, ये उनकी आखिरी निशानी थी, इसलिए उनके लिए ये गोल्ड और हीरे की चेन बहुमूल्य है। महिला ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई 20 लाख रुपए का यह हार वापस कर देगा, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से और ध्रुवेश मिश्रा की ईमानदारी की वजह से उन्हें अपने पति की आखिरी निशानी वापस मिल गई। अब देखिए, एक तरफ तो दान पात्र से पैसे चोरी करने वाले कुछ शैतानों ने पूरी अयोध्या नगरी को बदनाम किया। दूसरी तरफ वो सेवादार ध्रुवेश मिश्रा है जिसने हीरे और सोने का हार लौटाया। अयोध्या नगरी में ज्यादातर लोग ऐसे ही ईमानदार हैं। यही अयोध्या की विरासत है। ध्रुवेश मिश्रा ने इसका प्रमाण दिया। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपने घर बुलाया, सबसे बात की। मोदी ने मेडल विनर्स के साथ मुलाकात से पहले सबके बारे में रिसर्च की थी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 39 पदक जीतकर चौथे नंबर पर रहा। भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मोदी ने विजेताओं से कहा कि उन्होंने सिर्फ मेडल नहीं जीता, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं, देश के यूथ आइकॉन बने हैं। उनकी जीत नौजवानों में जोश पैदा करेगी। ये मैसेज देगी कि जो खेलेगा वो खिलेगा। इस मुलाकात के दौरान मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना से बॉक्सिंग का स्टांस सीखा। दूसरे खिलाड़ियों से भी उनके अनुभव पूछे।
ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसका ऐसे बाहर रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। हाँ बोलो। मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा बना है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये सावन महीना तो अभी है, वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। प्लेयर्स की बातें वाकई में दिल को छूने वाली हैं। पहले परंपरा थी कि जब प्लेयर्स मेडल जीत कर आते थे तो वो प्रधानमंत्री आवास जाते थे, फोटो खिंचवाते थे और चाय पीकर वापस लौट आते थे। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बदला। अब वो चैंपियंस को घर पर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और इन वीडियोस को पब्लिकली शेयर भी करते हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि जो देश का नाम रोशन करेगा उसे प्रधानमंत्री से मिलने का और अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। इससे और प्लेयर्स भी इंस्पायर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा लेकर 2.5 किलोमीटर पैदल चले। बड़ी संख्या में नौजवान योगी के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के समापन पर योगी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देना और उन्हें बार बार याद करना यह जरूरी है, क्योंकि जिस देश के नौजवान अपने देश के गौरवशाली इतिहास से दूर हो जाते हैं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। योगी ने कहा कि आजादी के 70 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने गलत इतिहास पढ़ाया। आजादी के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को महत्व नहीं दिया। 70 साल तक देश के लोगों को अपने घर तिरंगा फहराने की परमिशन नहीं दी। योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इतिहास की गलतियों को ठीक किया। अब ये नौजवानों का कर्तव्य है कि वो देश के साथ चलें, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों। इस तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ।
और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। कभी ये तिरंगा भारत की आजादी का मंत्र बना था, भारत की आजादी का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। आजादी के बाद याद करिए, इन क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं रखने दी जाती थी, इनके स्मारक नहीं बनने दिए जाते थे, इनके नाम पे संस्थाओं के नाम और सड़कों के नाम नहीं रखने दिए जाते थे। एक ही परिवार के नाम, एक ही परिवार के नाम से सभी संस्थाओं का नाम होता था, एक ही परिवार के नाम पे सभी स्कीमें घोषित होती थी। आज इन क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा भारत के उन हुतात्माओं को, अमर बलिदानियों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। योगी आदित्यनाथ को तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे देखकर अच्छा लगा। हर घर तिरंगा का अभियान 4 साल पहले शुरू हुआ था। ये प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया है। असल में तिरंगा देश के गौरव का प्रतीक है, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का प्रतीक है। ये तिरंगा घर घर में फहराए, आसमान में लहराए तो राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाएगा। और मैं तो कहता हूं कि सबको इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी लाशों पर राजनीति कर रही हैं, बंगाल में कानून व्यवस्था को खराब करना चाहती हैं। असल में शुभेंदु अधिकारी आज बिरजू केवट के घर पहुंचे थे। बिरजू तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसकी पुलिस स्टेशन में मौत हो गई थी। कल ममता बनर्जी भी प्रशासन को बिना बताए बिरजू केवट के परिवार से मिलने पहुंची थी। वहां कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया था, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका था। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ सियासी ड्रामा कर रही हैं। अगर उनकी नीयत साफ होती तो प्रशासन को अपने आने की एडवांस में जानकारी देती। से पॉलिटिकल मोटिवेटेड Mamata Banerjee should look by a chief minister, the functioning of a chief minister, what type the public is need. In her regime, 315 BJP workers brutally killed by the Diden time. Not a single case. She visited the site. She met with the family, declared any compensation. Yesterday, she came here to disturb the area, not inform the police properly. She is holding the Z plus category. Don't try to disturb the normalcy of the state. शुभेंदु अधिकारी ने अंग्रेजी में जो कहा वो आपको हिंदी में बताता हूं। उन्होंने कहा कि ममता ने जो किया वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें पता है कि अगर कोई नेता जनता के बीच जाता है तो उससे पहले प्रशासन को जानकारी दी जाती है, प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम करता है। शुभेंदु ने कहा जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तब कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। उन्होंने तब न किसी से मुलाकात की, न किसी को कॉम्पनसेशन दिया। आज वो सिर्फ माहौल खराब करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस को अपने विजिट की जानकारी नहीं दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यह सही है कि पुलिस स्टेशन में जिस व्यक्ति की मौत हुई वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार उसके परिवार को इंसाफ देगी, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की वाइफ को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया, परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को बिरजू केवट के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है, इसलिए बिरजू के परिवार ने ममता से मिलने से इनकार कर दिया था।
It's a very pathetic and painful incident. Yesterday, ex-CM tried to enter his family, but their family member opposed. They shown their faith and confidence to the state government and local administration. We visited the house and met with the wife of the victim. We suspended the local investigating officer. The magisterial inquiry will start and they will find out the actual reason. And on behalf of the state government, we handed over a 10 lakh rupees check to family. Family accepted it. We are satisfied. शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पीड़ित परिवार सरकार के एक्शन से संतुष्ट है। ममता बनर्जी परिवार से मिलने आई थी तो उन्हें यह विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, मुआवजा दिया जा चुका है। शुभेंदु ने कहा उन्हें खुशी है कि सरकार के एक्शन से बिरजू का परिवार संतुष्ट है। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार सामने आया। बिरजू केवट की वाइफ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनकी मदद तो की है, लेकिन वो चाहते कि जिन पुलिस वालों ने उनके पति की हत्या की उन्हें सरकार सजा दे। जिस पुलिस स्टेशन में उनके पति की मौत हुई, उस पुलिस स्टेशन में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। मैं उनसे पहले ये बोलूँगी कि मुझे मेरा हस्बैंड को जो वो लोग लॉकअप में पीट के मार दिया, मुझे सिर्फ उसका इंसाफ चाहिए। एकदम पहले मुझे ये पहले चाहिए। और जो सीएम था उन्होंने हमको बोला कि मेरा जो छोटा छोटा बच्चा है उसके लिए वो हमको एक जॉब देंगे, तो अगर वो जॉब देते हैं तो वो मेरे बच्चा लोगों के लिए मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। लेकिन सबसे पहले मुझको इंसाफ चाहिए। जो मेरा पति को वो लोग लॉकअप में पीट के मार दिया, उसका इंसाफ हमको चाहिए। मेरा हस्बैंड जो माने डेथ हो गया, उसके लिए एगो पुलिस को सस्पेंड करने से तो नहीं होगा ना। मैं चाहती हूँ कि वो जो था तो उन लोगों का कठोर से कठोरतम शास्ति हो, कि उन लोग की फैमिली भी फील करे कि मेरा जो बच्चा है उसका जो भविष्य है वो क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, वो सब राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के गुंडे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसको निंदा करने का कोई भाषा मेरा नहीं है। एक तृणमूल कर्मी को पुलिस कस्टडी में मौत हुआ, उसको घर में जा रहे थे, कोई जनरोष वगैरह नहीं था। ये बीजेपी का गुंडा का रोष है, इसको हम पूरा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। तो बीजेपी को कहना होगा, गुंडामी के जस्टिफिकेशन में वो ये सब बोल रहे हैं। वो जो कर रहे हैं गुंडा और लफंगा को लेकर बीजेपी पार्टी चलता है, उसको कोई केडर नहीं है। टीएमसी ने आज बंगाल विधानसभा में भी जोरदार प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी डिमांड है कि दीदी के काफिले पर हमला करने वालों की पहचान हो और पुलिस कस्टडी में हुई टीएमसी वर्कर की मौत मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो। आप सब देखा क्या हुआ था। तो आज असेंबली में यहाँ पर हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ शुभेंदु चट्टोपाध्याय, विमान बंदोपाध्याय, अशोक देव सीनियर, जो हम लोग यहाँ पर एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया और बहुत सारे एमएलएज उनका डिस्ट्रिक्ट में वो ये प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है। हमारा एक वो जो लॉकअप डेथ है वो एक सिटिंग जज, उसका वो एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। जो लोग ममता दीदी का ऊपर कल अटैक किया हुआ उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारा मांग है। ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला नहीं होना चाहिए था, ये बात सही है। इस हमले की निंदा होनी चाहिए और किसी भी तरह के हमले को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लोकल पुलिस की है, ये बात भी ठीक है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ममता बनर्जी बिना पुलिस को एडवांस में बताए कार्यकर्ता के घर पर क्यों गई। ममता की बैकग्राउंड ऐसी है कि वो ड्रामा करती हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कई बार
कभी किसी पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए, तो कभी केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए सड़क पर नाटक किए, धरने दिए। इसलिए उनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाए ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अच्छा किया कि चाहे मरने वाला टीएमसी परिवार का था, टीएमसी का कार्यकर्ता था, उन्होंने उसके परिवार की मदद की। ये एक अच्छा जेस्चर है। आज अभिषेक बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की परमिशन दे दी। अभिषेक 3 हफ्ते के लिए विदेश जा सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने कई कंडीशंस लगाई हैं, इन शर्तों के साथ उन्हें विदेश जाने की परमिशन दी है। अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से 2 दिन पहले पुलिस को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। वो कहां इलाज कराएंगे, कहां रुकेंगे, कब लौटेंगे, ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताना होगा। इसके साथ वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने की याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले वो मेडिकल बोर्ड के सामने साबित करें कि उन्हें वाकई में विदेश में ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए तो उन्हें कोर्ट ने फॉरेन ट्रिप की परमिशन नहीं दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी के लिए कोर्ट से एक और राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुमित रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। अपने खिलाफ 4 अलग अलग मामलों को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया था। सुमित रॉय का दावा है कि सरकार बदलने के बाद जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया। जिन 4 मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुए उनसे उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुमित रॉय को जांच में सहयोग करने का आदेश देने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद ऋतव्रत बनर्जी सामने आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो सिंडिकेट बंगाल में चलता था उसे सुमित रॉय ही संभालता था। अगर जांच एजेंसी उस तक पहुंच गई तो कई बड़े खुलासे होंगे। इसलिए सुमित रॉय को बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी। एक्चुअली रक्षा कवच मिला है, इसीलिए हाइबरनेशन से सुमित रॉय आ गए हैं। हाइबरनेशन खत्म हो गया है। कहाँ छुपे थे, किधर थे, कौन छुपा के रखा था, ये भी लोग जानना चाहता है। ये सुमित रॉय बंगाल के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज प्लंडर का जो इंडस्ट्री बना था उसमें सुमित रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है। टुलू मंडल को के खिलाफ जो ठेकेदार आवाज उठाए थे उसको फोन करके धमकी सुमित रॉय दिए थे। सुमित रॉय हम लोगों जैसे बहुत लोगों को भी धमकाते थे फोन में। ये जो ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर बुआ भतीजा का कंपनी का, इसमें सुमित रॉय का बहुत अहम भूमिका था। ये पूरी बंगाल का आवाम विश्वास करता है। ये बात सही है कि सुमित रॉय की भूमिका तो थी, इसीलिए अभिषेक बनर्जी उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। जहां तक अभिषेक बनर्जी का खुद का सवाल है, उनकी मुश्किल यह है कि उन पर एक नहीं बल्कि कई केस एक साथ चल रहे हैं। वो करप्शन के केस में भी फंसे हैं, हेट स्पीच के केस में भी फंसे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने के केस में भी उन पर मुकदमा चल रहा है। अभिषेक बनर्जी को लगता था कि बंगाल में हमेशा तृणमूल कांग्रेस का राज रहेगा, कोई उन्हें कभी टच नहीं कर पाएगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया था कि नेता चाहे कितना बड़ा हो, सब पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब दिल्ली की बात करते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में भी बहुत हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर इतना हंगामा होगा, स्पीकर को आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को मार्शल की मदद से सदन से बाहर करना पड़ा। असल में आज दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना शुरू की। इस योजना के तहत 9th क्लास के 1,40,000 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा परिसर में कुछ स्टूडेंट्स को साइकिल बांटी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया। केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार छात्रों को जो साइकिल बांट रही है उसे 2 गुनी कीमत पर खरीदा गया है। इस मामले में जो घोटाला हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को कोई भाव नहीं दिया।
रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को दिल्ली की जनता ने पैदल कर दिया, इसलिए वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये साइकिल नहीं है, ये मेरी दिल्ली की बेटियों का आत्मविश्वास है जिसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है और मजबूती से वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं, ताकि जब वो बच्ची पैदा हो तो लखपति योजना के माध्यम से हम उसको बल दे सकें। बच्ची बढ़ेगी तो उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ को हम ध्यान कर सकें। जब वो 9वीं क्लास में आ रही है तो उसको साइकिल दे करके हम उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि वो स्कूल तक का सफर खुद तय कर सके। और इसके आगे तो प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वो बढ़ेगी। तो मेरी कोई भी योजना है, चाहे वो दिल्ली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लखपति बिटिया योजना हो या विद्या वाहिनी हो, वो हर एक योजना दिल्ली की बेटी को, दिल्ली की बहनों को बल देने वाली है। और ये बेटी रुकेगी नहीं, चाहे सामने कोई भी हो, लोग जितनी मर्जी गलत सही बातें करते रहें, पर दिल्ली की बेटी का अधिकार, उसका सम्मान कोई रोक नहीं सकता। अभी उनको पैदल भी आना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने पुरानी साइकिलें खरीदी हैं। जो साइकिल मार्केट में 4,000 रुपए की मिल रही है, वो दिल्ली सरकार ने 7,000 में खरीदी, यानी हर साइकिल पर 3,000 रुपए का कमीशन दिया गया। दिल्ली सरकार जो साइकिल लड़कियों को बांट रही है, वो साइकिल दिल्ली सरकार कह रही है कि वो खरीद रही है 7,000 रुपए की, 6,957 रुपए। और ये साइकिल जो हमने खरीदी है, ये मिली है हमें 4,000 रुपए की। तो जो साइकिल, एक साइकिल खरीदे हम 4,000 रुपए की, वो आप 1,30,000 खरीदे और वो भी 7,000 रुपए के रेट पे। तो इसमें सीधे तौर पे 3,000 रुपए के करीब कमीशन की लूट हो रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सौरभ भारद्वाज के आरोप को बेबुनियाद बताया। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता अभय वर्मा ने कहा कि साइकिलों की खरीद ओपन टेंडर के जरिए हुई है। टेंडर की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर दी गई थी। लोएस्ट बिडर को टेंडर मिला, सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था। अभय वर्मा ने कहा कि जब टेंडर जारी हुआ तब केजरीवाल की पार्टी के नेता खामोश रहे, अब झूठे आरोप लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि घोटाला कितने का साइकिल था, कि देखिए साइकिल 4,000 से लेके 40,000 तक के साइकिल होते हैं। कौन सा ब्रांड है, किस कैटेगरी का साइकिल है, इस पे वो कुछ नहीं बोल रहे। ये तो क्या है, एक अच्छा काम होता है तो उसको कैसे उसमें विघ्न डाला जाए। मैं कहता हूँ जब टेंडर कॉल हुआ तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, अवार्ड जब दिया गया तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, जब वर्क ऑर्डर हो गया तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। बोलते कब हैं, जब पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री विनोद नगर में 3,000 साइकिल दिल्ली के 9वीं क्लास के बच्चियों को वितरित करती हैं और जिस पे एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आता है, उससे आम आदमी पार्टी घबराकर आनन फानन में आरोप लगा रही है। अगर ये दावा सही है कि साइकिलों की परचेज जेम पोर्टल से की गई तो बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि जेम एक डेडिकेटेड मार्केट है जहां सरकारी संस्थाओं से सामान खरीदा जाता है। जेम पोर्टल को यूजर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी के प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है। इस सरकार का प्लेटफॉर्म है और इसे ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए डेवलप किया गया है। अब से कुछ देर पहले कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें हमारे पास आई हैं। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में अमित शाह को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सामना अमित शाह से हो गया। राहुल गांधी अमित शाह पर रोज अटैक कर रहे हैं, लेकिन आज जो वो अमित शाह के सामने आए तो मुस्कुरा कर निकल गए। असल में आज दिल्ली में सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले के विवाह का रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्री मौजूद हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी सुप्रिया सूले के घर पर पहुंचे थे। शरद पवार ने सभी नेताओं की अगवानी की।
दुआ सलाम भी हुए। कुछ घंटे पहले तक जो कड़वाहट दिखाई दे रही थी वो यहां कम से कम दिखाई नहीं दी। 20 जून को सुप्रिया की बेटी रेवती की शादी इंडस्ट्रियलिस्ट सागर लखानी के साथ हुई थी मुंबई में। सागर लखानी विश्वराज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनके पिता अरुण लखानी इस ग्रुप के सीएमडी हैं और हाल ही में बीजेपी के मेंबर के तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए हैं। सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन था, इसलिए इस मौके पर कौन कौन पहुंचा इसका राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि शरद पवार दिल्ली आकर नरेंद्र मोदी से मिले थे। फिर आज सुबह उनकी पार्टी के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। क्योंकि इस वक्त सरकार डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए सपोर्ट जुटा रही है और अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि शरद पवार इस मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की मदद कर सकते हैं, इसलिए विपक्ष के नेताओं की नजर इस गेस्ट लिस्ट पर थी। इस वक्त की एक ताज़ा खबर आपको बता दूं, साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में अब से कुछ देर पहले भयंकर भूकंप आया है। कई बार धरती हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब तक 47 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप से कोलंबिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पूरे शहर में बिल्डिंग्स का मलबा बिखरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। भूकंप के झटके पड़ोसी देश वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। कल एनडीए संसदीय दल की मीटिंग होगी। सांसदों के सामने तमाम मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा रखा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए शॉर्टलिस्टेड 18 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कल से शुरू हो जाएंगे। एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम कटने के खिलाफ मुस्लिम संगठन कल कोलकाता में प्रोटेस्ट करेंगे।